Hello friends, welcome to IVT Make My Exam. Okay, today we are going to discuss much more about reading comprehension, right? Reading comprehension, clause test, sentence rearrangement. Please have a look. इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया? स्पॉटिंग एरर्स, जिसमें हम लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन सोल्व किए थे? 75 क्वेश्चंस, राइट? तो आई ट्राइड माय बेस्ट टू ईज योर प्रॉब्लम, राइट? आसान करने की कोशिश की थी, राइट? अब देखो, बच्चे ज़्यादातर परेशान क्या होते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट और ठीक है। द फैक्ट इज़ कि ये तीनों जो टॉपिक हैं, इसके लिए रिगरस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कैसी प्रैक्टिस? ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूं द वे ऑफ सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा जो क्लोज टेस्ट है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, इसे मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबको पता है। ठीक है, पैसेजेस होते हैं, उसे क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें सिनोनिम्स भी होते हैं और एंटोनिम्स भी। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ पैसेज आपको उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखना है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू टॉक अबाउट क्लोज टेस्ट, किसे कहते हैं? एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन पूछने के पीछे एक रीज़न क्या होता है कि वो चेक किया जाता है कि स्टूडेंट्स का कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स कितने अच्छे, राइट? इसलिए वो चेक किया जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जरिए। और क्लोज टेस्ट, देखो क्लोज टेस्ट किसे कहते हैं? अ स्मॉल पैसेज इज गिवन, राइट, इन विच सम वर्ड्स आर डिलीटेड एट देयर इंटरवल्स। बीच बीच से शब्दों को क्या किया जाता, और जो डिलीटेड वर्ड्स होते हैं उसे ऑप्शन बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब उसके अनुसार आपको क्या करना होता। ठीक है, तो थोड़ा हम सबसे पहले इसकी बात करें, फिर इसकी करते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखो, आपको याद रखना है, यू हैव टू कीप 4 पॉइंट्स इन योर माइंड एज फार एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज कंसर्न। ठीक है, किन तीन बातों का ध्यान रखना है? वो कौन कौन से लिखो। सबसे पहले जो क्वेश्चन जो पूछने का ये है, ये 4 चीज़ों पे होता है आधारित। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा जाता है? फैक्ट्स या फैक्चुअल। इन्फेरेंसेस, टाइटल, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जब कभी पैसेज की बात आए तो ये 4 पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, इन चारों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनसीन पैसेजेस कैसे पूछे जाते हैं? अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता? तो कौन से एग्जाम में पैसेज कभी देखा होगा, बताओ? ऐसा कह रहे हो देखा नहीं। उसके व्यू का मतलब पूछता है। चूँकि वो देखो, स्कूल में भी जो पैसेजेस पूछे जाते हैं बच्चों से, राइट, वो क्वेश्चन का आंसर पैसेज से ढूंढ कर एज इट इज़ उतार देते हैं, राइट? लेकिन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, जो पैसेजेस में दिया होता और क्वेश्चन वहाँ से घुमाकर पूछ दिया जाता। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही को हम क्या कहते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? तो देखो, सबसे अच्छा जो मेथड इसे सॉल्व करने का वो क्या है कि आपको पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी लेंथी पैसेज, तो आप पढ़ते जाओगे, कंफ्यूज करते जाओगे। तो ट्राई टू फाइंड आउट द जिस्ट ऑफ पैसेज। क्या फाइंड आउट करना है? क्या निकालना है? उस पैसेज का जस्ट एसेंस। एसेंस समझते हो? जब कोई आदमी आपसे डिस्कस कर रहा है तो उसका एसेंस निकालना चाहते हो, कहना क्या चाह रहा है आफ्टर ऑल। बात समझ में आ रही है? पैसेज में एट द टाइम ऑफ रीडिंग आपको ध्यान क्या देना है? पैसेज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो एक्शन, वर्ब। क्या? जितने भी सेंटेंसेज होंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा वो सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट पे क्या होगा। लेकिन इतना आसान सब्जेक्ट नहीं होता, काफ़ी लॉन्ग सब्जेक्ट, फिर एक एक्शन वहाँ पे घटना घटती है, चाहे वो पास्ट की है जिसकी भी, राइट? फोकस करो किस चीज़ पे? वर्ब पे।
ठीक है, कि बात किसकी हो रही है, किस कंटेक्स्ट में कौन से शब्द की बात हो रही है, राइट। तो जो एक्शन होगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब घटना ये घटी, बात समझ में आ रही है। तो एक्शन पे ज़्यादा फोकस करना, आप मीन्स वर्ब पे ज़्यादा स्ट्रेस देना, ठीक है। सबसे अच्छा तो मेथड ये होता है, सुनो यहाँ, कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्या करो, क्वेश्चन पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आखिर हमसे मांगा क्या जा रहा है, बोलो। क्योंकि कई चीज़ें पैसेज में अनवांटेड भी होती हैं, क्या, यूजलेस, जस्ट दे ट्राई टू बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर वो क्या करते, जो ऑथर है वो बातें, ठीक है। तो पैसेज पढ़ लोगे तो आपको इतना तो आइडिया मिल जाएगा इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बात है, फिर आप अलर्ट हो जाओगे, ठीक है। फिर आसान है आंसर देना, क्लियर। और उसका फाइंड आउट क्या करो, जिस कि पैसेज किस चीज़ पे आधारित है, बात समझ में आई। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर आसानी से भी दे सकते हो। ये कौन से बच्चों के लिए अच्छा होगा बताओ, जिनकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती, बात समझो, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी जिनके स्कूल में सीसी पैटर्न होता है, राइट, उनके लिए तो काफ़ी आसान है सॉल्व करना, क्योंकि उनकी आदत ही होती है पढ़ने की, खूब रीडिंग करने की, ठीक है। उन्हें दिक्कत ग्रामर वगैरह में होती। बट आफ्टर ऑल मैं ये बता दूं कि सबसे पहले क्या करो, आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके आंसर्स पर अटैम्प्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा, सुनो यहाँ, वो क्या मिलेगा कि इन चारों में से कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पहले से पता है कि जो इसको फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चंस, वो इन चारों पे आधारित होते हैं, बात समझ में आ गई। जैसे इफ़ यू वांट टू इरेक्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, पिलर्स होते हैं ना, सबसे पहले पिलर्स, उसी चीज़ पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। ये जो पैसेज का ये होगा, बनावट सजावट जो भी हो, किन चीज़ों पे हो बताओ, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ, क्लियर। तो सबसे पहले क्या है बताओ, इसका आंसर देना बहुत ही आसान है। क्यों, जो भी फैक्ट्स होंगे मेंशन कि ये घटना कब घटी, वो घटना तो मेंशन होगा। द क्रेडिट गोज टू हुम, जिसको भी जाएगा उसका नाम तो मेंशन होगा। तो जो उस पैसेज में फैक्ट्स हों, किस वर्ष ये घटना घटी, कब घटी, क्यों घटी, जो भी होगा वो उसका आंसर क्या उस पैसेज में मिल जाएगा, राइट। तो फैक्ट्स और फैक्चुअल पे अगर आधारित क्वेश्चन है तो इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू सॉल्व, बात समझ में आ रही है। ये चूंकि उस पैसेज में दिख जाता। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बताओ, इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस किसे कहते हैं बताओ, जो ऑथर है वो उस पैसेज में क्या इन्फर कर रहा है, ऑथर के हिसाब से क्या होना चाहिए। हाँ, ऑथर्स के ओपिनियन, ऑथर्स के व्यूज़, क्या इस बात से ऑथर सहमत है या असहमत है, उसकी क्या राय है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। तो इसे थोड़ा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना, इसलिए इसके लिए आपको एक क्या करना होगा, यू विल हैव टू हैव एन ओवरव्यू, क्या उस पैसेज का क्या लेना होगा, और सेंट्रल आइडियाज फाइंड करो, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है ऑथर, और उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, इन्फ्रेंस। उस पैसेज के जिस्ट को समझो कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। आपको अगर कोई इंग्लिश, ये सुनो या हिंदी में अगर कोई स्टोरी सुनाता है, ठीक है, इन बिटवीन डिफ़िकल्ट शब्दों का वो प्रयोग करता है हिंदी में, शब्दों को इग्नोर करते जाते हो आप, और उसके एसेंस निकाल लेते हो, क्या कहने का वो क्या चाह रहा है कहना मुझसे, बोलो। और स्टोरी का एक आइडिया आपके माइंड में आया था ना, वो सेंस कैरी करना है कि कहना क्या चाह रहा है। इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, उसे आप इग्नोर कर दो, बात समझ में, और एक सेंस कैरी करो, फिर आसानी से वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। 2, 4, 8, 10 पैसेज बनाओगे तो फिर आइडिया मिल जाएगा आपको। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इम्प्रूव। आ रही बात समझ में। ये क्या थर्ड वन क्या है बताओ, ठीक है, टाइटल समझ जाओ, उसका जो सेंट्रल आइडिया है उससे क्या फाइंड आउट करना है। देखो, कब किसी टॉपिक पे राइटर क्या डिस्कस करता है, सबसे पहले उस टॉपिक को डिफाइन करता है, डेफिनेशन अलग अलग शब्दों में डिफाइन करता है बाय गिविंग लॉट्स ऑफ एग्जांपल, क्लियर। दूसरी चीज़ क्या होती है, उसके जो ऑथर्स होते हैं डिस्कस मच मोर अबाउट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, मींस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द टॉपिक, टॉपिक के प्रोज पे डिस्कस करता है और पक्ष और विपक्ष पे, बात समझ में। और फाइनली उसको क्या कर देता है, वो कंक्लूजन करना, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि वो हर पार्ट पे, हर एस्पेक्ट पे डिस्कस करेगा, लेकिन जो ऑथर है वो स्ट्रेस किन शब्दों पे दे रहा है। आ रही बात समझ में, जिन शब्दों पे वो ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है वही हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा पॉइंट क्लियर। ये जब पैसेजेस बनाओगे तो फिर आइडिया मिल जाएगा इससे। और उसी पैसेजेस के अनुसार क्या होगा बताओ, सिनोनिम्स एंड कुछ शब्द दिए होंगे और उससे आपसे पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ पैसेज इस वर्ड का सिनोनिम बताओ। और ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि उस वर्ड का मीनिंग जानते हैं, जो वो जानते हैं देखते हैं ऑप्शन भी होता है उस पर टिक लगा देते हैं, लेकिन वहाँ शर्त क्या है बताओ, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ पैसेज। अब पैसेज में जो मेंशन है उसके हिसाब से देना है, और रादर देन कि आप जो सोच रहे हो वो दो। आर गेटिंग माई पॉइंट।
फॉर एग्जांपल अगर देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड को उसने अंडरलाइन कर दिया कि इस पैसेज में जो स्कूल वर्ड आया है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ पैसेज, उस स्कूल का मीनिंग क्या होता। तो जो सब लोग समझते हैं स्कूल का मीनिंग, वो क्या समझते हैं बताओ, पढ़ने की। बात समझ में आ रही। ज़्यादातर बच्चों का ध्यान किधर जाएगा बोलो, ऑप्शन में लिखा भी रहेगा पाठशाला के बारे में, राइट, इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखा रहेगा मेंशन, और सभी लोग उस पर टिक लगा देंगे। लेकिन शर्त वहाँ क्या, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ। अब यहाँ वर्ड क्या है देखो, मतलब क्या जानना चाह रहे हो, मछलियों का झुंड की बात हो रही है, ना कि स्कूल की, राइट। तो मछलियों के झुंड को सिनोनिम क्या होगा बताओ, शॉल, अ शॉल ऑफ फिश। क्लियर, इस तरह के आते हैं। तो इन चार बातों पे ध्यान रखोगे और इस तरह से हाँ, इसके लिए आप मेरी वीडियोस देखो आप, ठीक है। उसमें मैंने डिस्कस किया है नाउन पे, किस पे, नाउन में मैंने कई पॉइंट्स पढ़ा है, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट है वो कलेक्टिव नाउन, क्या मैंने पूरा ग्रुप लिखा दिया है उसे, ठीक है। उसमें मिल जाएगा ये शॉल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश, है ना। इस तरह से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। बात समझ में आ रही है। बाय द वे, तो देखो इन बातों को ध्यान रखो और प्रैक्टिस करो, बस इतना ही माइंड में ये कर लो कि हम चार बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है। और अपनी रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करो, क्लियर। फिर ये पैसेजेस सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा पार्ट देखो क्लोज टेस्ट, और तीसरा क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। देखो ज़्यादातर बच्चे कह रहे थे, यहाँ तक कि यूट्यूब के से भी कमेंट्स बॉक्स में भी लोगों ने सर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में बताएं, दिक्कत होती है काफ़ी समझने में, ठीक है। तो हम सबसे पहले चर्चा किस पे करें, सेंटेंस फिर उसके बाद हम किस पे करेंगे, क्लोज टेस्ट पे। लिखो, तो याद रहे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, जिसे कहते हैं पैराजम्बल सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, राइट। प्रॉपर सीक्वेंस में सेंटेंस को रीअरेंज कर देना, ठीक है। एंड यू नो इट इज़ एन आर्ट, ये क्या है, उस कला को सीखने की कोशिश करो, वरना दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ बी अटेंटिव। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैं वो टिप्स दे रहा हूँ और आपको क्या करना है बताओ, प्रैक्टिस करना है, राइट। कई मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, रीजनिंग मेथड्स। क्या, अगर कुछ बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं भी है बट दे आर गुड एट रीजनिंग, यू नो, रीजनिंग अप्लाई, मतलब रीजनिंग को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किससे कौन से सेंटेंस का किसका क्या लिंक बैठेगा, राइट, वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बट मैं कुछ पॉइंट्स लिखा दूँ जो आसानी से आप उसको ये कर सकते हो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या है, क्या है, लिख लो, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या है बताओ, किसी एक पार्ट में, ठीक है, अगर वो कॉज दिया हुआ है तो उसके दूसरे पार्ट में उसका क्या होगा बोलो, हर एक्शन का क्या होता है। तो अगर हम उसको सीक्वेंस में सजाएंगे तो पहले रिएक्शन या पहले एक्शन, ठीक है। पहले कोई कारण होगा, वजह, रूट कॉज, उसके बाद उसका क्या होगा। बात समझ में आ रही। अब जिनको इनमें फ़र्क नहीं पता होता वो पहले इसको कर देते हैं, उसको बाद में कर देते हैं। आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट, उसको सबसे पहले ये सर्च करने की कोशिश करो कि इसका रूट कॉज क्या, वजह क्या है। कोई भी क्राइम, कोई भी घटना घटती तो हर कोई क्या जानना चाहता है, वजह, ठीक है। उस कॉजेस को जानने की कोशिश करो। एक कॉज होगा तो उसका दूसरे पे क्या होगा बताओ, फिर उसका जो कॉज होगा वो तीसरे पे उस पर इफेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैं इस पर एग्जाम्पल दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो देखो, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कई बार जो सेंटेंसेस होते हैं ऑर्डर वाइज, राइट, किस पे होते हैं बताओ, एक पार्ट में क्या होगा तो फिर उसका दूसरा पार्ट आप क्या सर्च करोगे, सब्जेक्ट के बाद तुरंत यहाँ ऑब्जेक्ट तो जम नहीं करोगे, ये प्रॉपर ऑर्डर है।
दिखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन वहाँ सेंटेंसेस काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग होंगे। ठीक है, कई बार दो पार्ट मिलकर PQRS जो होते हैं ना, दो पार्ट में सिर्फ सब्जेक्ट ही होते हैं। ठीक है, हाँ, तो याद रहे कि सब्जेक्ट के बाद हमें तुरंत क्या करना, वर्ब, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब तो समझती ही होगे, राइट? जैसे मैं बोलूँ, सी हियर, मैं बोलूँ कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर एट IBT, वेयर? यू क्या है, आर लर्निंग क्या है, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या बचा है बताओ, वो कंप्लेंट। इज द पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से होंगे, ठीक है। अब ये जो सेंटेंसेस के फ्रेम हो, याद रखो, कई बार क्या होता कि इसमें कंजक्शन का यूज़ होता है। कंजक्शन किसे कहते हैं? अ वर्ड दैट जॉइंट्स टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉजेस, फ्रेजेस, दो क्लॉजेस को वो जोड़ देता है, राइट? दो सेंटेंसेस को जोड़कर काफ़ी लॉन्ग बन जाता, ठीक है। तो इसी तरह से भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें तीसरा रूल याद रखो, द यूज ऑफ क्या, ये प्रोनाउन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका यूज करना सीखो। क्या? प्रोनाउन। और क्या है? द यूज ऑफ प्रोनाउन, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, ठीक है। आप सभी जानते हो, बोलो। बताओ, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन, अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है किसी प्रोनाउन से, तो क्या वो फर्स्ट स्टेप हो सकता है? मीन्स वो वर्ड किसी नाउन के लिए है। तो इस प्रोनाउन से मदद क्या मिलेगी आपको? तुरंत सर्च करोगे नहीं, इसका पहला स्टेप कहाँ है, नाउन कहाँ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरह अगर कोई प्रीपोजिशन है, देखो एक वर्ड कहीं पे एंड कर रहा है लास्ट में, और वहाँ पे इस तरह छोड़ दिया गया, जैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था एवर्स, क्या पढ़ाया था? एवर्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता? टू आता। तो अगर कोई सेंटेंस लास्ट एंड हो रहा है एवर्स से, और दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है टू से, तो एवर्स का रिलेशन किससे बन जाएगा बताओ? टू से बन जाएगा। ये कौन से लोग बनाएंगे? जिनको पता होगा प्रीपोजिशन, राइट? तो इसकी मदद से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और तीसरा पार्ट क्या है? कंजक्शन। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको याद रखना है, ठीक है, तभी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर कई एक्सरसाइज हैं, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बट उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन दूं, क्योंकि मुझे सिखाना है एक दो, कैसे करना है, किस तरह सॉल्व करना है। देखो दिख रहा है? शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग।
देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है खुद से, ठीक है। क्या एस टी पी आर सभी का ये एस पी टी क्यू आर। चलो ए बी सी आप बोलो, मैं ऑप्शन बना दूंगा। और डिफरेंट किसी का, इन दोनों से हटके किसी का बताओ। मैं बताऊं? प्लीज अलाउ मी टू सॉल्व, राइट। देखो यहाँ मैं वो सिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, वो कला, राइट, द आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। सी हियर, प्लीज लुक एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस। हियर दिस सेंटेंस बिगिंस विद हु इज ए प्रोनाउन, राइट। हु तुरंत स्ट्राइक करेगा ये हु के लिए, किसके लिए आया है, मीन्स इसका कोई नाउन तो होगा। अब और भी अलर्ट रहो, देखो यहाँ प्लीज बी अटेंटिव। एक हु, दोनों सेंटेंसेस किससे शुरू हो रहे हैं? एक के साथ कौन सा वर्ब है, दूसरे के साथ कौन सा वर्ब है। इसका मतलब दो डिफरेंट बंदे होंगे, राइट। ये सेंस आपका काम करेगा, राइट। क्या ये हु जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है, और ये हु किसके लिए आ रहा है? अब दो नाउन भी इंट्रोड्यूस किया गया होगा, वो नाउन हमें तुरंत फाइंड आउट करना है। किसकी मदद मिली बताओ? प्रोनाउन से। तो वो नाउन कौन सा पार्ट है? देखो ये भी सेंटेंस स्टार्ट तो नहीं हो सकता शुड, इससे पहले भी कोई सब्जेक्ट होगा, राइट। अब यहाँ पे एक वर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट, और दूसरे में यहाँ क्या है? ये भी वर्ब है, इससे पहले भी कोई सब्जेक्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ देखो, यहाँ सेंटेंस जो है ये सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या है? जो कि नाउन भी है। इतना तो सभी को बात समझ में आ रही है? अब बोलो इससे क्या आएगा, हु वर या हु वाज? आपको लास्ट क्लास में मैंने कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, हु, हुम, विच, याद है? ठीक है, तो जब कभी हु आता है इट मीन्स इससे पहले इसका एंटीसीडेंट क्या देखा था? मैंने पढ़ाया था, इट इज़ हु, क्या इट इज़ आई हु एम टीचिंग। तो हु किसके लिए आया था? आई के लिए, राइट। तो यहाँ भी किसके लिए आ रहा है? हु से पहले जस्ट उसका एंटीसीडेंट क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा बोलो? एस। एस के बाद क्या है? पी ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। अब ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। पूरा सब्जेक्ट क्या हुआ बोलो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज। अब उस सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब क्या है? ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा पार्ट क्या हो गया बोलो? सब्जेक्ट। अब उन्होंने क्या कहा? वो ये कहा, क्या कहा? सेड दैट द स्टूडेंट। देखो दूसरा नाउन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आपको ये नहीं भी आइडिया मिलता हो तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंडेटरी पेयर। क्या? मैंडेटरी पेयर लगा दो जिससे जिसका बैठ जाए। अगर कुछ भी नहीं करते तो आप देख यहाँ पे क्या दिख रहा है? द स्टूडेंट्स हु वर। क्या? इससे तुरंत इसका रिलेशन किससे बैठ जाए बताओ? हु वर। तो क्या लिखूं इसके बाद? हु वर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ से देखो, द स्टूडेंट्स हु वर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। क्या ऑर्डर होगा बताओ? एस पी क्यों नहीं? एस पी टी क्यू आर। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। बोलो क्या कुछ आसानी हुई? तो क्या क्या किया हमने बताओ? सो प्लीज डोंट मेक अ लॉन्ग फेस। मुंह लटका रहे हो आप? डोंट बी अपसेट, कीप स्माइलिंग, कीप चकलिंग। ओके, मैं एक, हाँ लिखना चाहते हो फटाफट लिखो आप। एक और मैं इसमें यूज सिखाऊंगा प्रोनाउन का, फिर से सिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे कॉज एंड इफेक्ट पे। उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा, फटाफट उस पर सॉल्व करना है। प्लीज राइट एज फास्ट एज यू कैन। चलो जो नहीं लिख पाए वो यूट्यूब से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो PQRST में मैं एक सेंटेंस फिर से शुरू करूँ प्रोनाउन से, राइट। अब मैं आपको ही सॉल्व करना है।
क्या है? ऊपर के जो तीनों सेंटेंसेस हैं वो किससे शुरू हुए बताओ? ये आपको ये फाइंड आउट करना है, पहले आंसर आप बताओ, बोलो। एस पी क्यू, सबका है? एवरीबडी सीज आई टू आई? सभी लोग सहमत हैं? ओके, तो लेट्स टेक ए लुक। सुनो यहाँ, इट ड्रॉप मीन्स व्हाट ड्रॉप, राइट? ठीक है, इट वेंट व्हाट वेंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट रिमेंड व्हाट रिमेंड देयर। मीन तीनों ये फर्स्ट स्टेप तो नहीं हो सकते। सबसे पहला यहाँ पार्ट क्या है? हवा तेज थी, ये कॉज भी है, कॉज एंड इफेक्ट जो है ना, हवा तेज होने का क्या प्रभाव पड़ सकता है? हवा तेज थी, ये नाउन है, तो ये तेज हवा ने क्या किया बताओ? इट ड्रॉव अ शिप, एक पेयर क्या बन गया हमारा? एस पी, राइट? एस पी, इट ड्रॉव अ, दूसरा वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, नाउन क्या? शिप, हवा, हवा ने किसको? शिप। अब ये शिप के लिए क्या आएगा? इट, ये किसके लिए आ रहा है बताओ? राइट? इट वेंट ऑन टू द सैंड। फिर उसके बाद क्या है बताओ? इट रिमेंड देयर। इट मीन्स ये किसके लिए आ रहा है बताओ? हवा के लिए या फिर शिप के लिए? सैंड के लिए आ रहा है। इट रिमेंड देयर फॉर सेवरल डेज, वो वहाँ काफ़ी दिनों तक। बात किसकी हो रही है? नाउन पहचाना सीखो, राइट? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अनप्रोनाउन, यूज्ड इन प्लेस ऑफ, ठीक है? क्लियर? हाउ सिंपल इट इज। लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यही चीज़ें होता हैं, यही सारे फंडा है, राइट? लेकिन जब क्वेश्चन को थोड़ा ये कर दिया जाता है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड डाल दिए जाते हैं, डिफिकल्ट वर्ड, ठीक है, जिसे पढ़कर समझने में भी दिक्कत है ना? सेंटेंस लंबे होते बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन बस इन चीज़ों पे फोकस कर लोगे, ठीक है, बाकी तो यूजलेस और अनवांटेड वर्ड्स भी होते हैं, बात समझ, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, लिख लो, the rivers almost became dry. The monsoon failed. देखो क्या ये? A famine was feared, right? The rivers almost became dry. The monsoon failed. The field could not be irrigated. No grain was sown. Okay? अब ये जम्बल सेंटेंसेस हैं, ठीक है? अब क्या करना है? प्रॉपर सीक्वेंस में सजा देना। अब इसके लिए जो मेथड जो अप्लाई करेंगे वो कॉज एंड इफेक्ट, क्या इसका रूट कॉज, ये जो सारी घटनाएं घटी हैं क्यों घटी हैं?
आप अपने अपने और अलग अलग बताओ क्या होगा। आर क्यू एस टी, सबका यही है। अगर किसी का डिफरेंस तो बताओ। बोलो। तो चलो मैं ही बताऊं। सर आर एस क्यू पी टी नहीं सर पीटी, हाँ सर सही है ना। और बताओ। आर पी क्यू आर पी क्यू क्यू एस एस टी टी। तो चलो इसे ऑप्शन ही बना दे रहा हूँ मैं। और बोलो। क्या। आर एस टी पी, लगता और एक ऑप्शन बन जाएगा। तो चलो मैं बताऊं, ठीक है। सी हियर, अ फेमिन वाज फियर, किस चीज़ का डर। अकाल, अकाल समझते हो। तो अचानक अकाल का डर क्यों होगा, इससे पहले कुछ घटना घटी होगी, कुछ तो हुआ होगा तभी। लोग बोलते बाढ़ आ गई, तो क्यों बाढ़ आएगी, इससे पहले कुछ तो हुआ होगा, बारिश हुई होगी, राइट। तो इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता। द रिवर्स ऑलमोस्ट बिकम ड्राई, वाई डिड द रिवर्स बिकम ड्राई, नदियाँ क्यों सूख गई, इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, कॉज। बोलो। द फील्ड कुड नॉट बी इरीगेटेड, सिंचाई नहीं हुई, क्यों सिंचाई नहीं हुई। अनाज क्या हो बताओ, बोआई ना, वो भी नहीं हुआ। ये सारे वजह क्या है बताओ, मानसून फेल। यहाँ तक तो सभी सही हो, राइट। फर्स्ट स्टेप पे तो सही हो सभी, ठीक है, कि मानसून फेल हुआ, राइट। ये हमारा रूट कॉज था, ये क्या, मानसून फेल। मानसून फेल होती है सबसे पहले इस पर कितने घटना घटी बताओ, ये कॉज है तो इसका तुरंत असर किस पे पड़ेगा, नदी सूख गई। आर क्यू क्या, नदी सूख गई। नदी का रिलेशन किससे है बताओ, सिंचाई से, किससे, आर क्यू। और सिंचाई अगर नहीं होगी तो उसके बाद क्या होगा बोलो, पहले सिंचाई उसके बाद, और जब ये कुछ नहीं हुआ तो फिर बोलो किसका सही है सेंटेंस, आर क्यू एस टी पी। ये किसका ऑप्शन था बताओ। अ फ्यू स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। द पॉइंट इज क्लियर। तो मैंने ये किसका मैसेज बताया, कॉज एंड इफेक्ट। Queen Elizabeth, more than 63 years, ruled over the longest reign in England's history, British Empire. ये पैराजम्बल सेंटेंसेस हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में से अरेंज करो। बोलो। एस पी एस पी ना, एस पी आर क्यू टी। हाँ आप बोलो। पी एस आर टी क्यू, पी आर एस क्यू। और इससे अगर डिफरेंट है किसी का तो बताओ।
PRTQS। और है कोई? इतनी तरह से बच्चे सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो सारे आंसर क्या होते, जितने भी मार्क्स होते हैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे गलत हो जाएंगे। बोलो, और कोई बोले या फिर मैं बोलूं? मैं बोलूं? और है? अच्छा, टी भी है लास्ट में। इससे भी डिफरेंट किसी का है, बताओ। चलो फिर मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक मेथड पढ़ा था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और, देखो यहाँ क्वीन एलिजाबेथ, ये क्या है? रूल्ड ओवर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्या? मोर देन 63 ईयर्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद फिर कॉमा दे के एक्सप्लेन किया गया है। बोलो कौन सा ऑर्डर है? कितना आसान है, बोलो। सब्जेक्ट वर्ब में तो सिस्टमेटिकली सजा दिया ना। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? शासन करने वाले कौन है बताओ? ये। तो ये क्या है? शासन किस पे? ये वर्ब क्या है? एक्शन क्या हुआ है? शासन करना। ये आर हो गया। सब्जेक्ट वर्ब के बाद तुरंत क्या रखना? ऑब्जेक्ट। ये शासन कब तक की है बताओ? 63 ईयर्स। और ये 63 ईयर्स के बारे में क्या कहा जाता है? कॉमा है। आगे कुछ भी कहा जाता है, द लॉन्गेस्ट है। देखो एक पार्ट में सब्जेक्ट था, दूसरे पार्ट में वर्ब, तीसरे पार्ट में ऑब्जेक्ट और बाकी पार्ट में, ओके। देखो यहाँ तो ये क्या है? क्वीन एलिजाबेथ क्या था? रूल्ड ओवर ब्रिटिश एम्पायर फॉर मोर देन, यहाँ पे 4 ऐड कर लो, फॉर मोर देन 63 ईयर्स, द लॉन्गेस्ट रेन इन इंग्लैंड्स हिस्ट्री, ओके। इस तरह से और भी कई क्वेश्चंस हैं, बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम मैं ये चाह रहा हूँ कुछ पैसे देकर क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है, ताकि वो फटाफट हो जाए। अब इसमें जो क्वेश्चन लिखने में टाइम ज़्यादा टेकन हो रहा है, ठीक है। तो नहीं, जब कॉमा लगा रहे हो मतलब उसके बारे में बात कर रहे हो आप, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं तो उसके बारे में ना, कि हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, उससे रिलेटेड होनी चाहिए बात। लेकिन वो एक्स्ट्रा वर्ड है, अदर वर्ड्स हैं, उसे हम बाद में रखेंगे, ठीक है, या फिर उसको हम पहले रखेंगे और कॉमा करना होता है। यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट जब ये है और तुरंत इसके बाद जो घटना इसके अनुसार करना है कि क्वीन एलिजाबेथ सब्जेक्ट है, तो फिर तुरंत इसका क्या है? वो, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न में जाना, ठीक है। तो चलो जस्ट हैव अ लुक, क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो ये स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ओके। आप देखो क्वेश्चन, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज को आप पढ़ो, इसको प्रॉपर सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप इसको अरेंज कर दो। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप में ही रखा गया है, राइट। तो आप सिर्फ इसे क्या कर लो, इस प्रॉपर ऑर्डर में सजा दो, फिर जैसे ही पूछा है उसके आदेशों का पालन करो, इंस्ट्रक्शन का, राइट। तो देखो मैं बताऊं आपको, जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, इस क्वेश्चन को गौर से देखो, ए पार्ट को देखो। ए पार्ट में ये सेंटेंस क्या कर रहा है? द पर्पस ऑफ दिस रिव्यू, क्या है? दिस को अंडरलाइन करो। ये दिस क्या है बताओ? ये दिस आया, इसका मतलब इससे पहले कुछ बातें होंगी, ये फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, रुक जाना आपको यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखो, अगर आप सी पार्ट को देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? दोज इंडस्ट्रीज, क्या है? तो ये दोज भी किसी के लिए आया है, बोलो, ये भी फर्स्ट पार्ट नहीं है। डी में देखो क्या है? इन एडिशन। इन एडिशन का मतलब इससे पहले भी कुछ बात की गई होगी, बिसाइड दैट। ई में क्या है? दिस विल मीन्स व्हाट विल। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बोलो? बी इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखो बी में एक पार्ट यहाँ पे मेंशन है, द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, क्या है? सेक्टर इंडस्ट्रीज को अंडरलाइन करो, ठीक है, रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, ये पार्ट जो है ना, इससे देखो तुरंत इससे मिला किसका? सी का क्लू, कि ओनली दोज इंडस्ट्रीज। दोज इंडस्ट्रीज किसकी बात हो रही है? बी के बाद क्या आएगा, बोलो? और फिर इस ये जो सारी बातें हो रही है इसके लिए फिर ई, दिस विल इनेबल, ठीक है, दिस विल इनेबल द गवर्नमेंट टू एबॉलिश
फिर इसके बाद क्या, ये सारी जो बातें हो गई, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इन जो गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड क्या है, इन प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ने डिसाइड किया है, इस डिसीजन के बारे में बात हो रही है कि दिस विल, जो डिसीजन लिया गया है, दिस विल इनेबल, ये डिसीजन इनेबल करेगा, राइट। और उसके बाद क्या आएगा, डी, इन एडिशन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंगेज इन रिव्यू ऑफ, नहीं ये लास्ट पार्ट है, ये देखो फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट थोड़ा आसान होता है, बात समझ में आई। फर्स्ट पार्ट क्या मतलब होता है, इनिशियल स्टेज होता है, जो सारी इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। लास्ट पार्ट कंक्लूजन दिया जाता है। लास्ट पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे इवेंचुअली, एट लास्ट, फाइनली, ऐसे ऐसे वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक ऑर्डर लिख लो आप, इसका प्रॉपर ऑर्डर क्या आएगा, पहला क्या है बोलो, लिखो BCEDA। अब उसके इंस्ट्रक्शन को देखो, विच सेंटेंस शुड कम सेकंड इन द पैराग्राफ, सेकंड में कौन सा होगा बोलो, सी। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, विच सेंटेंस शुड कम लास्ट इन द पैराग्राफ, ए फर्स्ट पार्ट। थर्ड देखो, विच सेंटेंस शुड कम फोर्थ इन द पैराग्राफ, 3 का। एंड व्हाट अबाउट 4, विच सेंटेंस शुड कम फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट क्या था, विच सेंटेंस शुड कम थर्ड इन द ई। इसी तरह हम फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर लें, ओके, क्योंकि हमें क्लोज टेस्ट भी थोड़ा करना है, राइट। नेक्स्ट देखो, अब एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 2, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में सेंटेंस देखो, ए पार्ट देखो किससे शुरू हो रहा है बोलो, बिकॉज। तो डायरेक्ट बिकॉज तो नहीं हो सकता, इसका मतलब इससे पहले कुछ, राइट। दूसरा पार्ट क्या, दिस में, तो व्हाट में, ये भी नहीं हो सकता फर्स्ट पार्ट। इफ इट इज, ये तो शर्त है इसमें, ये भी नहीं हो सकता। तो डी देखो, इट इज ऑफन सेड, अक्सर ये कहा जाता है, ठीक है। तो डी इज द, इट इज, देखो एक तो इट प्रोनाउन होता है जो किसी के बदले में आता है, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी होता है जिसमें बोल इट इज रेनिंग, ये किसके लिए इट आएगा, बारिश हो रही है, ठीक है। मैं बोल इट इज मंडे टुडे, व्हाट डे इज इट, इट्स मंडे टुडे, तो ये इट किसके लिए है, सब इंट्रोडक्टरी की तरह यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या, इट इज ऑफन अक्सर कहा जाता है, वन ऑफ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी बात किसमें की हो रही है, एक की। अब इस डी को ज़्यादा अच्छी तरह से इलेबोरेट किसमें किया गया है बताओ, बी में, दिस मे बी वन ऑफ द, है ना, दिस मे बी एज ट्रू एज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। और फिर इसके बाद बिकॉज, इसमें क्या लगा हुआ है, किसके बाद, चूंकि सी में लास्ट में ये कंडीशन अप्लाई है, इफ इट इज अचीव्ड, अगर ये सारी चीजें अचीव कर ले, ठीक है। बिकॉज वहां पे एक शर्त है ना, कंडीशन अप्लाई है, क्या है, बिकॉज इफ द मैनेजर्स, है ना, ये किससे मिल रहा है बताओ, सबसे पार्ट डी है, डी के बाद क्या है बी, और बी के बाद उसके बाद लास्ट में रखा गया, ऐसा अगर करोगे तो ये होगा, ठीक है, वो सी पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉपर सीक्वेंस बताओ, डी, डी बी ए सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फटाफट देखो, ये रीजनिंग मेथड सिर्फ लगाना है, यहाँ तक कि कई सुनो सेंटेंसेस को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फटाफट उसको रूल आउट करते चले जाओ, आगे बढ़ते जाओ, राइट। देखो कैसे, वही कला मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, बोलो क्या फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, फर्स्ट स्टेप। सुनो मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ये जो क्वेश्चन नंबर 2, क्या इसका ए जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हिज लाइफ है, हिज को अंडरलाइन कर दो, हिज लाइफ में किसकी लाइफ की बात हो रही है, ये नहीं हो सकता। बी में देखो क्यों नहीं हो सकता, फर्स्ट स्टेप ही है, ही ड्रीम्ड, है ना, तो ये भी नहीं होगा। क्या डी हो सकता है, डी भी नहीं। तो सबसे पहला क्या होगा, वन नाइट, आपने सुना भी होगा, कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम, वन नाइट, एक दिन की बात है, वन डे, है ना। तो सी इज द फर्स्ट वन। अ मैन हैड अ ड्रीम, क्या देखा उसने, अ ड्रीम, और उस ड्रीम के बारे में बी में बताया जा रहा है, ही ड्रीम्ड। बी, सी से रिलेशन किसका होगा बताओ, और सी बी के बाद फिर ए डी। सभी लोग सहमत हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या थर्ड का ए पार्ट हो सकता है, फर्स्ट पार्ट, मॉडर्न रिसर्च। हाउएवर, देखो यहाँ पे हाउएवर मेंशन, अंडरलाइन कर दो। हाउएवर मींस किसी के, इससे पहले कुछ सेंटेंसेस आता है तो भी फिर भी हम कहते हैं ना, फिर भी ऐसा हुआ है ना। बी पार्ट देखो, इट वॉज थॉट दैट दे केम, ये दे किसके लिए आ रहा है, हु केम, दे की वजह से नहीं आ रहा है, राइट। सी, अब देखो सी भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दे मेंशन है। तो डी इज द, चूंकि डी में इंट्रोड्यूस किया गया आर्यंस के बारे में, अंडरलाइन कर दो।
और ये ऑरेंज के बाद किसकी बात हो रही है? इट वॉज थॉट दैट दे केम, हु केम, ये दे किसके लिए आया बोलो? आर्यन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर मॉडर्न रिसर्च हाउएवर, फिर भी है ना। अब इसके बाद क्या आएगा? और फिर उसके बाद सी। सभी सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यू वुड बी सरप्राइज्ड इंडीड, व्हाई वुड यू बी सरप्राइज्ड? बी का टोन क्या है? कोड ऑफ कोर्स, आंसर का टोन है ना। सी में देखो येट लगा हुआ है, क्या? जब कभी येट हो बट हो तो ये फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा होगा फर्स्ट स्टेप बताओ? व्हेन यू गो बाथिंग। अब देखो जो ये फर्स्ट पार्ट है, सुनो यहाँ प्लीज लिसन टू मी, ये जो डी पार्ट है, ठीक है, इस पूरे डी पार्ट का जो है ये इंट्रोगेशन टोन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? तो जो डी है वो इंटेरोगेटिव है और इसका आंसर है वो बी है। कोल्ड ऑफ कोर्स मीन्स डी में क्वेश्चन और इसका आंसर किस में है? आप डी से बी का मैंडेटरी पेयर बना दो, डी बी। समझ गए? अब उसके बाद कहा जा रहा है कि यू वुड बी सरप्राइज्ड, बी के बाद क्या है? तुम्हें, हाँ, यू वुड बी सरप्राइज इंडीड टू फाइंड इट हॉट एंड येट, इन सब के बावजूद। येट का यूज करते हैं जब सेंटेंस के बीच में कंट्राडिक्शन हो, कंट्रोवर्सी हो, विरोधाभास हो, राइट? इज द पॉइंट क्लियर? हाँ, डी बी ए सी कौन सा आंसर होगा? थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या 5th का कौन सा पार्ट फर्स्ट हो सकता है बताओ आप? क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, पहला क्यों नहीं होगा मैं बताऊं? सुनो यहाँ, 5th का आप बोल रहे हो फर्स्ट होगा ना, बट फर्स्ट पार्ट क्यों नहीं होगा ये मैं बताऊं। इस फर्स्ट पार्ट को कैसे रूल आउट किया जाएगा वो देखो। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया, अंडरलाइन करो, टुडे। टुडे मीन्स आज की बात हो रही है, इसका मतलब इससे पहले भी कुछ बात हुई होगी, तो ये फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता। सी क्यों नहीं हो सकता बताओ? चूंकि दीज डिमांड्स। डी क्यों नहीं हो सकता? डी भी है, दिस डिमांड। तो सबसे पहला पार्ट क्या है बोलो? टू ऑफ द मोस्ट, है ना, प्रिविलेंट। देखो यहाँ पे एक वर्ड है आर टाइम, आर टाइम को अंडरलाइन करो। बी का जो टाइम है आर टाइम, और फिर उसके बाद हो रही टुडे। बात समझ में आई? मतलब हमारे समय में और आज की बात हो रही है, कहते हैं ना इस तरह से। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? बी, और बी के बाद ए। अब ए में सुनो, यहाँ ए में जो मेंशन किया गया है यूथफुल के बारे में कि हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। देखो नाउन क्या है? हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। क्या है ये? हाईली एजुकेटेड वर्कर्स के लिए क्या आ रहा है? दीज यंग, डी में दीज यंग स्किल्ड एंड एजुकेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? तो द आंसर इज, क्या सभी सहमत हैं बताओ? If you don't agree with me, you will have to ask me without any hesitation, right? Without any hitch. Question number 6 देखो. The 6th one is quite simple. Whoever answers this question will highly be appreciated. Which one? CDA भी नहीं होगा. मैं बताऊं? आप पढ़ चुके चारों? देखो यहाँ, अब जब ये चारों को पढ़ोगे तो देखो फिर वो आप सबसे पहले देखो इस किसी भी टॉपिक का सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन देखो। और ये जो सारी चीज़ें बात हुई हैं किसकी? पार्टिसिपेशन और एंटिसिपेशन की। इसका सी में पढ़ो, सी क्या कह रहा है बताओ? इनोवेटिव लर्निंग किसे कहते हैं बताओ? ये डिफाइन कर रहा है। सबसे पहला पार्ट क्या? इनोवेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ एंटिसिपेशन एंड, पहले नाम किसका लिया गया? उसके बारे में बात किस में हुई है? बी में। और उसके बाद पार्टिसिपेशन जिसकी बात हुई है ए में। तो सी बी ए क्या हो जाएगा? सी में दोनों का नाम लिया गया, जिसका पहले लिया गया उसको पहले रखना है, जिसको बाद में लिया गया हाउ सिंपल इट इज। यस, क्योंकि सीक्वेंस से जाना है ना, याद रहे, सीक्वेंस को याद रखो। मतलब अगर ये तीन चीज बोलता उसी सीक्वेंस में, हाँ उसी सीक्वेंस में, फर्स्ट जिसका नाम लिया गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस सीक्वेंस में सजा दो। तो फिर उसकी बात हम करते हैं, बिल्कुल। राम एंड श्याम अगर दो भाई हैं, राम की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद श्याम। अगर अच्छे ध्यान रखिए हम टॉपिक कौन सा सोल्व कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट, प्रॉपर सीक्वेंस में सजा देना है। बात समझ में आई? तो सबसे पहला जो इनोवेटिव लर्निंग की बात हुई इसमें दो वर्ड्स हैं, क्या है? एंटिसिपेशन एंड
पहले नाम किसका लिया गया, उसके बारे में डिफाइन किस में किया गया, बी में, और पार्टिसिपेशन को ए में। तो आंसर क्या, सी बी, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो लास्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th देखो, ये तो किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तो सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं सारे। अब देखो आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कैसे रूल आउट किया जाता है। सुनो यहाँ, देखो ए, आप ये बताओ ए क्या फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट स्टेप, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे दिस वर्ड है, दिस इनविंसिबल, इसका मतलब इससे पहले कोई वर्ड होगा, राइट। क्या बी पार्ट हो सकता है, क्यों नहीं होगा, जापान तो क्या है, ये तो लग रहा है जापान सरेंडर तो पहला ही पार्ट, लेकिन लास्ट में तो ही सेड है, ही सेड मींस हु सेड, राइट, ये भी पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। क्या डी हो सकता है, डी, क्योंकि यही है, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा बोलो, सी इज द फर्स्ट पार्ट। अब सी में देखो एक वर्ड मेंशन किया गया है, क्या, सुनो सुनो, सी में कहा जापान मेंशन किया गया है, हाँ, तो सेंटर ऑफ जापान को अंडरलाइन कर दो। अब ये सी से क्लू मिला कि जब सेंटर ऑफ जापान को बी में एक्सप्लेन कर रहा है कि जापान सेंटर, राइट राइट। तो ही सेड, अब ये ही किसके लिए आया था बताओ, जापान के लिए आया था, ये नेताजी के लिए आया ना ही, राइट। हाँ, अब बोलो उसके बाद क्या होगा, सी के बाद क्या आया बताओ, बी ना, और बी के बाद नेताजी जानते थे, ही न्यू, वो जानते थे, सी पहले आया, उसके बाद बी, और उसके बाद डी आएगा, ही न्यू। अब ये जो जानते थे ये सारी चीजें, यही तो है ना, दिस क्या है, इनविंसिबल स्पिरिट, जो नेताजी कहते हैं। इनविंसिबल किसे कहते हैं, कभी कभी कोई वर्ड ऐसा आ जाता है ना जैसे इनविंसिबल, इनविंसिबल लिख लो, विंसी है ना, इसका मतलब होता है जीत, क्या होता, जैसे विक्टर, विक्टस है ना, जीत से रिलेटेड होता है, राइट। विंसिबल मतलब जिसको जीता जा सके, इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके। तो इनविंसिबल का मीनिंग लिख लो, अनवल्नरेबल, अनकॉन्करेबल, undefeatable, right, a person who cannot be defeated, right, या who cannot be killed और who cannot be destroyed, जिसको ना हराया सके ना, बात समझ में आ रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनविंसिबल या अनवल्नरेबल, अनकॉन्करेबल, अनडिफिटेबल। तो इसका अपोजिट बताओ, राइट, हाँ। तो यहाँ कौन से स्पिरिट की बात हो रही है, सी के बाद was never dampened even after the surrender of Japan, right। सी के बाद क्या था, बी ना, अब इसके बाद क्या था, अगर आप ए लिखोगे तो लिखो इट वाज दिस इनविंसिबल स्पिरिट। तो ये इनविंसिबल स्पिरिट क्या है, उस स्पिरिट के बारे में देखो डी में मेंशन किया गया है पहले। जो इनविंसिबल स्पिरिट है ना, वो कौन सा स्पिरिट था बताओ, और ये मेंशन डी में किया गया है, देखो क्या लिखा हुआ, ग्रेट स्पिरिट है ना, ग्रेट सेक्रीफाइस, ये सारे तो इनविंसिबल थे, राइट। रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, और इसी स्पिरिट को वो ए में कह रहा है कि दिस इनविंसिबल स्पिरिट, किसमें, सी की स्टार्टिंग में द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट लिखा गया है, हाँ, तो फिर द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, और ए में फिर इट वाज विद दिस इनविंसिबल स्पिरिट। लेकिन देखो सेंटेंस का जो एंड पार्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नेताजी अपोज्ड, लास्ट पार्ट में क्या बताओ, आखिर ये सारी वजह थी जिसके वजह से नेताजी ने उससे क्या कर दिया, अपोज कर दिया, अपोज कर दिया, लास्ट कंक्लूजन दे दिया। ये कंक्लूजन जो होता है वो पास्ट लास्ट में होता है सबसे, ठीक है, ये भी ध्यान रखो ना, इनिशियल सेंटेंस याद रखो और कैसे उसको कंक्लूड किया जा रहा है उस पार्ट को भी याद रखो। क्वेश्चन नंबर ये देखो नेक्स्ट वन, 8th का,
देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये किससे शुरू हो रहा है बताओ। 8 का ए पार्ट जो बट से शुरू हो रहा है, बट से तो शुरू हो नहीं सकता, तो फिर क्या बी से बी होगा फर्स्ट पार्ट? सर डी होगा फर्स्ट वाला, डी भी तो आ सकता है पहला, क्योंकि हम इसमें वर्क की बात कर रहे हैं। देखो 8 का जो है सबसे पहले अगर पढ़ोगे सारे पार्ट को तो सबसे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसको डिफाइन किया जा रहा है वो वर्क को किससे, और वो डी में है। वर्क के बारे में कहा जा रहा है, वर्क क्या है बताओ। तो ये डी क्या फर्स्ट पार्ट नहीं होगा? हो सकता है क्या यही होगा, राइट। ठीक, अब देखो मैं ये बता रहा हूँ कि डी के लिए देखो डी को ज़्यादा एलेबोरेट किस में किया गया है बोलो, सी में, कि इट एम्स, व्हाट एम्स, ये वर्क की बात हो रही है। तो डी के बाद क्या रखो, उसके बाद रखो बट ऑल वर्क। देखो आप कंट्रास्ट है इसमें, बट ऑल वर्क इज नॉट। अब ये फाइनल कंक्लूजन डी में दिया गया है, इसमें बी में, इन इंडिया जो है ना मेजोरिटी ऑफ आवर पीपल डू हार्ड वर्क, ये कंक्लूजन है, ये लास्ट पार्ट है। पहले तो नहीं पता चलता है ना फर्स्ट टाइम जब चूंकि यहाँ पे सबसे पार्ट क्या है, वर्क को डिफाइन किया गया, तुरंत वर्क से डी से रिलेशन किसका है तुरंत बताओ, सी का है। और सी के बाद फिर क्या है, ए कंट्रास्ट दिखाया गया और उसके बाद फाइनली कंक्लूजन दे दिया गया किसमें, बी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या 9 का कोई आंसर दे सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ, सभी सहमत है? मैं पूछूं क्या ए फर्स्ट पार्ट होगा? क्यों नहीं होगा ये बताओ, क्या? वन सच पर्सन तो यहाँ तो हरी सच पर्सन, यहाँ पे देखो सच को अंडरलाइन करो, सच की वजह से ये फर्स्ट पार्ट नहीं होगा। सच पर्सन मीन ऐसा पर्सन, मतलब इससे पहले भी कोई पर्सन होंगे है ना, तो ये फर्स्ट पार्ट नहीं हो सकता। क्या बी फर्स्ट पार्ट हो सकता है? क्या रहा ये, अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या डी होगा, हीरोज है, डी भी नहीं हो सकता। तो इन तीनों को आपने रूल आउट कर दिया, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सी। अब सी में देखो, मैं अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, अ नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को अंडरलाइन करो, अ नंबर ऑफ माइग्रेंट्स। देखो यहाँ पे जो क्लू यहाँ से मिल जाएगा आपको, अ नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे माइग्रेंट्स कहाँ से कहाँ चले गए बताओ, ठीक है। अब इनमें से जो कुछ थे, अ फ्यू ऑफ देम, अ फ्यू ऑफ देम किसके लिए आया बोलो, ये पहले था अ नंबर ऑफ माइग्रेंट्स, इसके बाद अ फ्यू ऑफ देम, और अ फ्यू ऑफ देम में से सच पर्सन कौन है, अ फ्यू ऑफ देम में से एक सच पर्सन वो भी है, और वो सच पर्सन कैसा था बताओ, हीरोज टू बिकम, प्रॉपर सीक्वेंस में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आई विश, क्या होगा, चलो मैं बताऊं, सुनो यहाँ बताओ, 10th का ए फर्स्ट पार्ट हो सकता है? नहीं सर नहीं होगा। क्यों? आई विश मतलब क्या विश कर रहे हैं तो पता नहीं। देखो पहला सेंटेंस जो है एक डिज़ायर, एक विश को एक्सप्रेस किया गया है, तो इंसान अचानक अपनी विश को तो एक्सप्रेस नहीं करता, इसके पीछे कुछ रीज़न होंगे, कोई वजह होगी। कहते हो आप, जैसे कहते हो आप, काश एक राजा मैं हो, राजा होता, ठीक है, तो राजा क्यों होता, अंदर की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो ना। अच्छा खैर सुनो, अगर आई विश से शुरू भी करते हो तो बाकी सेंटेंसेस कहाँ होंगे बताओ। ये जो ऑथर है अपनी राय दे रहा है, ऑथर क्या कर रहा है यहाँ पे बताओ। जब ये 4 सेंटेंस पढ़ोगे तो ऑथर अपने देश की रिचनेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की बात कर रहा है,
वो सी में है, सबसे पहला पार्ट है। देखो मैं यूं ही समझ लो कि राइटर क्या कह रहा है, अपने देश की खुशहाली के बारे में डिस्कस कर रहा है। वो जो सी में है ना, अराउंड कंट्री इज़ अ लिटिल वर्ल्ड बाय इटसेल्फ, राइट, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि आई हैव ट्रेवल्ड क्या अ ग्रेट डील इन दिस कंट्री, ठीक है। इन सब के बावजूद येट क्या कंट्रास्ट आ रहा है, येट ये फर्स्ट तो नहीं आ सकता। येट आई हैव नॉट सीन मैनी पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री, इन सब के बावजूद मैंने इसलिए उसने विश किया कि आई विश आई हैड मोर टाइम, और ज़्यादा समय होता ताकि मैं बोल ले दो। हाँ डी में कह रहा है ग्रेट डील इन दिस कंट्री, आई हैव ग्रेट पहले तो इंडिया में आया नहीं, क्या, एक मिनट, नहीं तो सी में तो इंडिया सी में आर कंट्री बोला ना उन्होंने, आर कंट्री को ही, फिर वो नेक्स्ट लाइन में दिस कंट्री। जब पहले आर बोलता है फिर इस बोलता है फिर लास्ट में इंडिया। उसी को ही पहले सुनो, पहले ऑथर अपने देश के बारे में बता रहा है। यहाँ पे देखो ये जो पूरी जो घटना घटी है, 4 स्टेप हुआ है। सबसे पहले वो अपने देश के बारे में बता रहा है कि हमारा देश कैसा है। सुनो, एक छोटी सी दुनिया है, ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड, इस छोटी सी दुनिया में मैंने ट्रेवल किया है, लेकिन इनके बावजूद क्या है, बहुत सारे पार्ट्स रह गए। तो कहता है ये राइटर, काश और समय होता कि मैं इसके कोने कोने में, इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री में विजिट किया होता। ये तो प्रॉपर सीक्वेंस में है। आई वास्तव में अगर आप पहली विश को एक्सप्रेस कर दो, जैसे आप करें, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं, है ना, अगर पहली विश करोगे तो बाकी सेंटेंसेस कहाँ जाएंगे फिर, है ना। तो प्रॉपर सीक्वेंस में, इसके लिए आपको रीजनिंग मेथड को अप्लाई करना होगा। क्या, किसके बाद क्या हुआ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट अ रिगरस प्रैक्टिस, ठीक है। एक पार्ट और बता के फिर मैं क्लोज टेस्ट की ओर बढ़ता हूँ, राइट। एक क्वेश्चन देखो, ये कुछ कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के भी आ जाते हैं। अब जब मैं थोड़ा सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ा रहा हूँ, आप एक्सरसाइज 3 का एक पार्ट देखो। क्या आपके पास 3rd एक्सरसाइज है? उसमें एक पार्ट देखो, फिर मैं उसे लिखता नहीं हूँ, आप सभी देखो। इसमें जो है देखो क्या है, फर्स्ट और लास्ट फिक्स्ड है ना। जो क्वेश्चन पूछने के अंदाज अलग अलग भी होते हैं, राइट। तो इस सेंटेंस में गौर करो, फर्स्ट और लास्ट फिक्स्ड है। अब इन दोनों के अनुसार बाकी 4 पार्ट को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर देना है। आप इसका आंसर बताओगे? एक्सरसाइज 3rd है ना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीएसआर की सेकंड यही है ना 4 पार्ट। देखो 1 और 6 फिक्स्ड है, बाकी को आपको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कोशिश करो मैंडेटरी पेयर बनाना। कौन सा पेयर? तो 6 पार्ट देखो, 6 में क्या लिखा हुआ बताओ, इन हिज माउथ। एक यहाँ पे नाउन को इंट्रोड्यूस किया गया है जो एस पार्ट में है, क्या है, द यंग मैन। क्या ये हु किसके लिए आ रहा है बताओ? तो यंग मैन, इसका मतलब रिलेशन किसका बनेगा बताओ? एस क्यू तो साथ बनेगा, बताओ एस क्यू। कौन सा? एक मैंडेटरी पेयर बना दो आप, एस क्यू मीन्स क्यू एस नहीं हो सकता, राइट। एस क्यू तो बन चुका है। आप यू मस्ट बियर सी हियर an idiom in your mind कि to be born with a silver spoon, सुना है? इसका मतलब क्या होता है? टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, अमीर घराने में। अब उसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, देखो टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। क्या है? इन हिज माउथ। तो बीविल का मतलब होता है पॉवर्टी की, रोना, उसके बारे में, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है, इसके बारे में ये करना। तो देखो यहाँ पे है इन हिज माउथ है, ये 6 पार्ट है। और यहाँ पे जो यंग मैन से क्या आया, हु इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, मतलब क्यू का रिलेशन किससे बन गया बताओ? अग्रीड? बोलो, बॉर्न, टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, क्यू का। और क्यू से पहले क्या था बोलो?
मैं एस रख दूं। अब 2 को देखना और है, अब देखो यहाँ देयर इज ए फैशन, ए में क्या लिखा हुआ है बताओ, देयर इज ए फैशन नाउअडेज। फैशन किसे कहते हैं बताओ, यू नो फैशन मीन्स टू डू समथिंग डिफरेंट इज कॉल्ड, देयर इज ए फैशन टू डू, ऐसे लिख लो, देयर इज ए फैशन टू डू समथिंग, देयर इज ए फैशन। तो यहाँ देयर इज ए फैशन टू डू व्हाट, टू बीवेल पॉवर्टी, टू बीवेल। ए का किससे बना बताओ, 1 का। अब बचा हुआ पार्ट कौन सा बोलो, वो कहाँ पे मैं फिट कर दो। अब देखो क्या ये सही ऑर्डर बना, देयर इज अ फैशन नाउअडेज, उसके बाद क्या है, टू बीवेल पॉवर्टी एज एन, हाँ, और ऐसे बताओ, एंड टू द पिटी यंग मैन who is born with a silver spoon in his mouth, right? कई बार ऐसा होता है कि देखो वो प्रॉपर सीक्वेंस में जब नहीं आए तो आप फर्स्ट अरेंज कर दो, लास्ट से कर दो, बीच से कर दो, ठीक है। कोशिश ये होनी चाहिए कि मैंडेटरी पेयर बनाने की कोशिश करो, फिर वो अपने आप प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होता रहता है, ठीक है। नाउ ओके, आपने सोल्व कर लिया क्लोज टेस्ट। देखो ये छोटा सा पैसेज लिया गया है, एक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप इसे बनाओ, ऐसे पैसेजेस को सोल्व करने के लिए यू नीड टू एनरिच योर वर्ड पावर, राइट। शब्दों की जानकारी होगी तो फटाफट सोल्व कर दोगे। अब देखो साथ साथ हम चले, साथ साथ सोल्व करते चले। देखो पहला सेंटेंस देखो, गौर से देखो, तो सुनो यहाँ कैसे सोल्व किया जाता है, पहले ये तो सुन लो मेरी बात। जब कभी ये क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप पूरे को पढ़ लेना है, आपको क्या करना, ठीक है। छोटा पैसेज होता है ना, आपको नहीं पढ़ सकते छोटे पैसेज को, ठीक है। नहीं इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं कर रहा, क्लोज टेस्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होता, हाँ क्लोज टेस्ट तो बहुत छोटा होता है, आप कैसे बोल रहे हो, राइट। और उस क्लोज टेस्ट को आपको डैश डैश करके सारे को पढ़ लेना है। पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा बताओ। कई बार ऐसा होता कि फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व नहीं होता तो सेकंड सॉल्व हो जाएगा, थर्ड सॉल्व हो जाएगा, आ रही बात समझ में। कई बार ऐसा होता कि सुनो थर्ड और फोर्थ की मदद से फर्स्ट सॉल्व हो जाता, बात समझ में आ रही है। तो पढ़ने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा आपको, सुनो ये पता चल जाएगा आपको कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, क्या बात हो रही है। हर के अपने अपने वर्ड होते हैं, अपने अपने शब्द होते हैं, राइट। फ़ायदा होगा इस तरह से। तो देखो जब ये पैसेज पढ़ोगे तो यहाँ बात किसकी हो रही है बताओ। आपने एक ओवरव्यू लिया, एक दोस्त की बात हो रही है, किस तरह दोस्ती करनी चाहिए, तो उससे जुड़े हुए कुछ वर्ड्स भी होंगे, राइट। तो पहला सेंटेंस क्या कर, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अ मैन हु, अब हु के बाद देखो स्टैंड्स, हिज फ्रेंड, ऑप्शन में 4 है ना, 5 है, क्या आएगा बताओ। क्यों स्टैंड बाई आएगा, आपने तो कह दिया लेकिन आपको खुद ही नहीं पता कि स्टैंड बाई क्यों लगा रहे हैं, बोलो। स्टैंड बाई फ्रेजल वर्ब है, तो स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है अगर फ्रेजल वर्ब है। साथ खड़ा होने को स्टैंड बाई कहते हैं। स्टैंड बाई का मीनिंग बताओ। ये एक एग्जाम में इस तरह ही पूछा गया है, दे ऑलवेज स्टूड डैश ओके मी थ्रू थिक एंड थिन इन माई लाइफ। ऑप्शन में था बिसाइड, बिसाइड्स, बाई, नियर बाई, इस तरह से ऑप्शंस थे फिल इन द ब्लैंक में। तो बिसाइड का मीनिंग क्या, देखो इसका मीनिंग क्या होता है स्टैंड बाई। आपको लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था ना, किस पे, फ्रेजल वर्ब पे। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं,
मेन वर्ब के साथ क्या होता है, एडवर्ब या प्रीपोजिशन। तो आपको याद रहे कि जब कभी वर्ड हम स्टैंड बाई का यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता, सपोर्ट। ठीक है, स्टैंड बाई मीन्स सपोर्ट करना, मीन्स मदद करना। तो एक अच्छे दोस्त का काम क्या है बताओ, अ मैन हु स्टैंड्स बाई हिज फ्रेंड, ठीक है, इन डैश इज ए ट्रू फ्रेंड। बताओ अब ये देखो, कमोशन का मीनिंग क्या होता है, कमोशन का मतलब होता है नॉइज, डाइवर्सिटी आवाज़ में क्यों ऐसा करने की जरूरत है? बताओ, इसका कोई सेंस बन रहा है कमोशन का यहाँ पे? इन डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ जितने बात हो रही है दोस्त के हर एक्सपेक्ट की बात हो रही है, अलग अलग फेज से गुजरना होता है दोस्त को। बात समझ में आई? कभी खुशी और कभी, हाँ। तो यहाँ पे कौन से जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट, सेल्फलेस लव इज द बेस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, ठीक है। ट्रू फ्रेंड्स शेयर ईच अदर्स जॉय एंड सॉरो, राइट, पेन एंड प्लेजर, दे डू नॉट फॉल ऑफ इन एडवर्सिटी। एक वर्ड यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, एडवर्सिटी, राइट। दे हैव फुल कॉन्फिडेंस इन ईच अदर, दे नेवर, अब नेवर के बाद बताओ, देखो, दे नेवर डैश ईच अदर, बिट्रे, बिट्रे मीन्स क्या होता, धोखा देना। तो कभी एक दूसरे को, बात किसकी हो रही, दोस्ती की हो रही है, ध्यान रहे जिस कंटेक्स्ट में हम बात करें उस पर ध्यान रहे, राइट। और दोस्त के लिए हमेशा क्या आता है बताओ, बिट्रे, दे नेवर बिट्रे ईच अदर। बताओ, व्हाट मेक्स फ्रेंड्स, व्हाट मेक्स फ्रेंड्स, यहाँ पे जो देखो व्हाट मेक्स फ्रेंड्स, ठीक है। और देखो दूसरे वर्ड में लिखा हुआ एडवर्सिटी। अब देखो यहाँ से पकड़ना है आपको, क्लू यहाँ पे एडवर्सिटी है, तो एडवर्सिटी का अपोजिट होता है प्रॉस्पेरिटी। क्या होता है, याद रखो, प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली, और एडवर्सिटी मतलब नेगेटिव उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स। वेल्थ का मतलब तो सिर्फ दौलत होता है, वेल बींग मतलब ठीक होना सिर्फ होता, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है देखो, गौर करो, यहाँ पे ऑप्शन में मार भी है, मेक भी है, बहुत तरह के ऑप्शन है ना, तो उस दूसरे को तुलना किया गया, उसी कंटेक्स्ट में वर्ड आने चाहिए, ठीक है। आप ऐसे याद रखो कि जब यहाँ पे एडवर्सिटी आया है, इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, प्रॉस्पेरिटी एडवर्सिटी। क्या हो जाएगा बोलो, प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी देखो ट्राइज देम, ठीक है। अ सेल्फलेस फ्रेंड इज अ ब्लेसिंग, देखो फिर यहाँ ब्लेसिंग है और दूसरी साइड क्या है, कर्स है। तो कर्स का अपोजिट क्या होता, जैसे एडवर्सिटी का क्या था, इस तरह से पकड़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, द फर्स्ट इज एन एंजल एंड द सेकंड वन इज डेविल, वन मेक्स योर करियर वाइल अदर। देखो तो एक तरफ मैक्स लिखा है, अब इसका दूसरा अपोजिट पूछ रहा है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तरह, राइट। तो मेक का अपोजिट क्या होता है, मेक का अपोजिट होता है मार। मार का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है बनाना, और इसका मतलब, आर यू मेकिंग योर करियर या मारिंग योर करियर। मेक मतलब बनाना, मार मतलब, तो ठीक इसका अपोजिट में बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा बोलो, हाँ, वन मेक्स योर करियर वाइल द अदर, है ना, मार्स योर, मार इट। नेक्स्ट बोलो, ट्रू फ्रेंडशिप मीन्स ग्रेट सेक्रीफाइस। एट्थ में देखो क्या होगा बताओ, अ ट्रू फ्रेंड फॉरगोज, क्या लिखो, फॉरगोज मतलब गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, क्या बताओ, बहुत सारी कुर्बानी होती है ना तो दोस्त, अच्छे दोस्त में, बताओ, प्लेजर एंड ही गोज कट ऑफ हिज वे एंड फेसेस डिफिकल्टीज। बात किसकी हो रही सारे बताओ, इन हिज वे विद जॉय एंड फॉर्चून एंड मिस फॉर्चून आर इक्वली शेयर्ड, और कौन सा होगा बोलो, अच्छा ई में भी शेयर्ड है ना, ऑप्शन बी को कर, बी में लिख दो प्लीज्ड। वो टाइप में थोड़ी सी है ना, टाइपिंग करने में थोड़ी हो गई, बी पार्ट में लिख दो प्लीज्ड, PLEACED। तो अब कौन सा हो जाएगा बोलो, अब या तो बी में कर दो या ई में कर दो, राइट। नेक्स्ट देखो तो क्या हो जाएगा बोलो, बाय पेयर ऑफ टू फ्रेंड्स, दे, देखो बर्डन है तो बर्डन को क्या करते हैं बोलो, शोल्डर का यूज करेंगे, दे शोल्डर द बर्डन, राइट। हो गए सारे। लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट।
अब देखो यहाँ बात किसकी हो रही है, मैन हैज़ ऑलवेज कंसिडर्ड हिमसेल्फ, ऑलवेज कंसिडर्ड मतलब हमेशा ये कंसिडर क्या क्या है, टू बी द रूलर ऑफ हिज प्लैनेट, ठीक है, दिस डैश एंड द अटेंडेंट सुपर। अब ये दिस क्या है बताओ, एरोगेंस, उसके अंदर क्या है, हाँ, एंड द अटेंडेंट सुपरियरिटी फीलिंग, हमेशा ये फीलिंग होती है उसके अंदर, हैज़ मेड हिम लुक डाउन, बोलो क्या आएगा, देखो हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा किया था ना, देखो वहाँ उसका फायदा यहाँ पे आ रहा है नजर, क्या था, लुक डाउन, क्या मीनिंग होता है इसका, मैंने बहुत सारे पढ़ाए थे ना, बोलो लुक फॉर का मीनिंग क्या होता, लुक इनटू, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, लुक फॉरवर्ड टू का, इधर देखो प्लीज मेंटेन योर आई कांटेक्ट, लुक फॉरवर्ड टू, लुक अप, टेबल में देखना है, इंफॉर्मेशन के लिए कहते हैं, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। योर मेमोरी मस्ट बी विविड, ओके, ठीक है। तो लुक डाउन अपॉन का मीनिंग होता है टू फील समवन इन्फीरियर, क्या, टू ह्यूमिलिएट समवन, नीची नज़र से किसी को देखना। तो जो इंसान के अंदर ये एरोगेंस है वो और दूसरे क्रिएचर जितने भी हैं, जीव जंतु, चाहे वो परिंदे चरिंदे दरिंदे जो भी हो, राइट, उसे किस नज़र से देखता है बताओ, क्या इस करेंगे, फीलिंग, हाँ, लुक डाउन अपॉन अदर क्रिएचर्स, राइट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, विद ह्यूमन ऑन दिस अर्थ द सो कॉल्ड सिविलाइज्ड ह्यूमन रेस हैज, 13th का देखो ऑप्शन क्या आएगा। अब देखो 13 में आपको कुछ हिंट्स भी दिया गया है, हैज के बाद डैश है एंड इल ट्रीटेड, स्मॉल एंड इल ट्रीटेड मीन्स, सुनो यहाँ इल ट्रीटेड, सुनो इल ट्रीटेड से ये क्लू मिला कि वो नेगेटिव बात हो रही है। इससे पहले वाला जो ऑप्शन होगा वो भी कैसा आना चाहिए, उसका भी टोन नेगेटिव ही होना चाहिए। और वहाँ पे वर्ड चूंकि पशु की बात हो रही है तो वहाँ पे लिखो एब्यूज्ड। एब्यूज्ड का मीनिंग क्या होता, गाली देना। आप कहोगे आप तैयारी करो किसी एग्जाम की, what is the, सुनो यहाँ, what is the use and abuse of mobile means, Pros and cons. what is the use and advantages and merits and demerits। तो एक तो abuse का गाली होता है और एक abuse का मतलब दुरुपयोग, एक सदुपयोग और एक, ठीक है। तो ill treated और abused वर्ड यहाँ पे फिट बैठ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, large animal species to prove his what, हाँ, सुप्रीमेसी का स्पेलिंग लिखो सही है ना, टू इम्प्रूव हिज, वो अपने आप को क्या दिखाना चाहता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इट इज कॉमन नॉलेज दैट 15, देखो सबका मतलब ज्यादा होता है ना, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है, अनगिनत, क्या मतलब, काउंटलेस, लिख लो, काउंटलेस नंबर ऑफ एनिमल्स हैव बीन क्या कहोगे, टॉर्चर्ड, क्या किया गया उनको, एनिमल्स हैव बीन टॉर्चर्ड फॉर सेंचुरीज अंडर द, अंडर के बाद बताओ, अंडर द प्रीटेक्स्ट, क्या, किसके चीज के इस पर, कि हम क्या कर रहे हैं इनका, ऑफ कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। मॉन्क क्या है, हो गया ना, अंडर द, 17th हो गया ना। 16 में क्या लिखा आपने, countless number of animals have been tortured for centuries under the pretext of conducting scientific experiments or for sports, right, till recently in the, देखो कल मैंने पढ़ाया था, कल ही क्लास में, in the name of, क्या मैंने पढ़ाया था, in the name of, ऐसे मैंने बहुत सारे कंपाउंड प्रीपोजिशन पढ़ाए थे ना, in the name of, पूछ लो जरा, बोलो, on the verge of का मीनिंग क्या होता, एट द बिहेस्ट ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ, पढ़ाया था ना, इन लीव ऑफ। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इन द नेम ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, क्या, इन द नेम, बाय द वर्च्यू ऑफ होता है ना, बाय द वर्च्यू ऑफ, इन द नेम ऑफ किस चीज के नाम पे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मंकीज एंड फ्रॉग्स हैव बीन व्हाट, देखो monkeys and frogs have been subjected, इनका बनाया गया, क्या बनाया गया, to dissection and
विविसेक्शन, एक्सपेरिमेंट के नाम पर इनके टिश्यूज़ को काट कर अलग कर दिया गया, जिसे हम कहते हैं बायोप्सी किया गया। बायोप्सी को क्या बोलते हैं? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं? विविसेक्शन और डिसेक्शन, उन चीज़ को काट कर अलग कर देना, किस चीज़ के नाम पर? एक्सपेरिमेंट का नाम। आगे बात समझ में? अब देखो ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स हो रहे हैं ये तो इस कंटेक्स्ट के अनुसार कर दे रहे हो, ठीक है। इसके लिए आपको एक्चुअली डेवलप क्या करना होगा? कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स। और वो कैसे होगा बताओ? बाय रीडिंग। रीडिंग जब करोगे, छोटे छोटे पैसेजेस पढ़ोगे तो खुद ब खुद वो सेंस काम कर ले। इसके बाद कौन सा सूटेबल वर्ड आना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ठीक है, इसी तरह से और भी पैसेज हैं जो आप इससे प्रैक्टिस करो, ठीक है, और आप मेहनत करो। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, ठीक है, और इसी तरह कीप इट अप करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए आई मस्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। ओके, सी यू सून।